अखिल भारतीय सभापति सम्मेलन में दिल्ली विधानसभा के इस ऐतिहासिक प्रेक्षागृह में हम सब के बीच में उपस्थित दिल्ली विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री विजेंद्र गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित श्रद्धेय सम्माननीय उपाध्यक्ष आदरणीय मोहन सिंह बिष्ट जी, मंच पर उपस्थित दिल्ली सरकार में कला संस्कृति और पर्यटन के मंत्री मेरे साथी आदरणीय श्री कपिल मिश्रा जी, और इस सभागार में उपस्थित आए सभी सम्मानित विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, देवियों सज्जनों। जब इस सभागार में आकर के मैं आप सब के बीच में बैठा तो मुझे मन में इस तरह की अनुभूति हो रही थी जैसे कि मैं किसी एक बहुत पुराने मंदिर जहां सदियों से लोग पूजा करने जाते रहे हों, सैकड़ों सालों से जहां पुण्य सजित हुआ हो। वो मंदिर हो सकता है कि शायद आधुनिक सुख सुविधाओं की दृष्टिकोण से, भव्यता के दृष्टिकोण से शायद वो उतना भव्य न होगा जितनी आज के समय में अनेक इमारतें देश में, दुनिया में होती हैं। या मंदिरों के दृष्टिकोण से भी देखो, शायद बहुत बड़े बने हुए दिव्य मंदिर होंगे, लेकिन वहां जाकर के उस तरह का स्पंदन हमें अनुभव नहीं होता जैसा दिव्य स्पंदन उस छोटे से मंदिर में जाकर के, जहां हजारों सालों से लोग अपना पुण्य लेकर के वहां गए होंगे, अपना पुण्य वहां अर्पित किया होगा। उस तरह का दिव्य स्पंदन और उस तरह की दिव्य अनुभूति मुझे आज इस सभागार में आकर के हो रही है। मित्रों, इस सभागार का हर पत्थर उन अनेक अनेक पुण्य आत्माओं का जिन्होंने तमाम विपरीत परिस्थितियों में, तमाम चुनौतियों और बाधाओं को पार करते हुए इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से, अपने पुरुषार्थ से और अपने साहस से एक अद्वितीय अनुपम योगदान किया था। मैं इन सारे पत्थरों को, इस सभागार को प्रणाम करते हुए सम्माननीय अध्यक्ष महोदय को इस गरिमामयी ऐतिहासिक अवसर पर, इस गरिमामयी ऐतिहासिक सदन में आने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मैं हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए आपका अभिनंदन करता हूं, आप सबका बहुत सारा प्रणाम करता हूं। मित्रों, देश की आजादी की उस लड़ाई में इस सभागार में बैठकर के अनेक ऐसे चुने हुए प्रतिनिधियों ने, माननीय गृह मंत्री जी सुबह अपने भाषण में कह रहे थे, मैं वर्चुअली उनका भाषण सुन रहा था, अनेक ऐसे लोग थे जिन्होंने उस समय की उस विशाल वैश्विक चुनौती को टक्कर देने का साहस इस जगह पर खड़े होकर के किया था। उनके व्यक्तित्व की ऊंचाई और उनके व्यक्तित्व की गहराई दोनों अमाप थी, जिसे मापा नहीं जा सकता। ऐसे पुण्यात्माओं का साक्षी यह भवन है जिसमें आज खड़े होकर के उनका स्मरण करना, उनका दिव्य योगदान को साझा करना, अनुभव करना, और उसके साथ साथ में ऐसे तेजस्वी यशस्वी लोगों के चर्चा करना अपने आप में न केवल पुण्य का कारक है अपितु प्रासंगिक भी है। और आज की परिस्थिति में जब हम विकसित होने के संकल्प के साथ में आगे बढ़, और ऐसी सारी पुण्यात्माओं को जिन्होंने इस देश की आजादी के बलि संग्राम में अपने आप को समर्पित किया, अपना जीवन समर्पित किया, अपनी जवानी समर्पित की, उन सब को स्मरण करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने के संकल्प को लेकर के जो हम चलें, जो न्यूनताएं रह गई, जो कमियां रह गई, उन्होंने जो कुछ सोचा था उसे हम जो हासिल नहीं कर पाए, उसे हासिल करने के लक्ष्य के साथ में जब हम आजादी के अमृत काल में प्रवेश करके आगे बढ़ रहे हैं, तब निश्चित रूप से उनका स्मरण प्रेरक भी है और प्रासंगिक भी है, क्योंकि ये उन पुण्यात्माओं का स्मरण करते हुए इस संकल्प का पुनः उद्घोष करने का समय है कि हम अपने उनके सपनों का भारत बना करके उनको सच्ची पुष्प श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। मित्रों, वैसे तो भारत में
लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं और लोकतांत्रिक मूल्य वैदिक काल से विद्यमान थे। लेकिन भारत में जहां प्रारंभिक इंस्क्रिप्शंस में जिस तरह के उल्लेख मिलते हैं कि भारत में वैदिक काल में भी सभा, समिति जैसे शब्दों का उल्लेख सामान्यतः किया गया, और उसके साथ साथ में भगवान महाबुद्ध के समय, महाजनपद काल के समय में, और भगवान महावीर के काल से लेकर के मौर्य काल तक हर एक जगह भारत में, गुप्त काल में और उत्तरामेरु में, सभी जगह के इंस्क्रिप्शंस में, पुस्तकों में, हमारी मैन्युस्क्रिप्ट्स में भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं शासन में जो है का अभिन्न अंग हुआ करती थी, इसका उल्लेख मिलता है। रामायण और महाभारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के उदाहरण अशोक के शिलालेखों में भी, अशोक का जो है के काल के इतिहास में भी लोकोन्मुखी शासन की कहानी हम सबको पढ़ने को मिलती है। और इन्हीं सब ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में संयुक्त राष्ट्र में बात करते हुए भारत को लोकतंत्र की जननी ऐसा देश निरूपित किया था। निश्चित रूप से ऐसे अनेक उदाहरण और ऐसे अनेक अभिलेख हम सबको लोकतंत्र की जननी और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का अधिकार देते हैं। इन तथ्यों के प्रकाश में हम सब देखें तो आज़ादी के बाद में, आज़ादी से पहले भारत में गुलामी के उस कालखंड में जब ब्रिटिशर्स भारत में पहली बार एस्टेब्लिश हुए, उसी के साथ में उनको चुनौतियों का सामना करना प्रारंभ हो गया था। भारतवासियों ने कभी मन से उस गुलामी की व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया था, और वो उस व्यवस्था को उखाड़ फेंकने के लिए सामाजिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अपने अधिकार में लेने के संघर्ष के साथ साथ में स्वराज के साथ सुराज की कल्पना भी हमारे मनीषियों ने, हमारे आज़ादी के उन स्वतंत्रता सेनानियों ने की थी। मित्रों, आज का दिन निश्चित रूप से बेहद खास दिन, और वो खास इसलिए है कि आज के दिन 100 वर्ष पहले महान स्वतंत्रता सेनानी और इस आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान, एक नीम की ईंट की तरह देने वाले स्वर्गीय विट्ठल भाई पटेल, जिनके विचारों का स्पंदन हम यहाँ महसूस कर सकते हैं, जिनके ऊपर चर्चा करना निश्चित रूप से जो है अपने आप में प्रेरक होता है। मैं तो सम्माननीय सभापति महोदय को, अध्यक्ष महोदय से निवेदन करूंगा कि कभी इस सत्र में बैठकर, जिस सत्र में ने कितने ऐसे महान सदन ने कितने तरह के महान लोगों को बात करते हुए उनकी महान बातों को सुना, उनके संदेश को सुना होगा, अनुभूत किया होगा, और कालांतर में उसमें जो क्षरण हुआ होगा। आज ये समय है कि किसी एक समय में एक सत्र निकाल करके, केवल एक सत्र में एक दिन विट्ठल भाई पटेल का जो योगदान इस सत्र में बैठकर देश के लिए था, उस पर चर्चा को आहूत करना चाहिए, ताकि ये पीढ़ी इस बात को समझे, जाने, इस बात के ऊपर विचार करे कि उन लोगों ने किन परिस्थितियों में, किन चुनौतियों में, कैसी विकट जो है चुनौतियों के सामने लड़ते हुए भी उन्होंने इस सदन को आज़ादी की लड़ाई का वातावरण देश भर में निर्मित हो, उसके लिए इस सदन को उपयोग किया था। आज के दिन आज स्वर्गीय विट्ठल भाई, जब स्वर्गीय पटेल जब अध्यक्ष पद के रूप में निर्वाचित हुए थे, तब विट्ठल दा पहले भारतीय थे। माननीय कपिल मिश्रा जी ने अभी इस बात का उल्लेख किया, माननीय गृह मंत्री जी ने विस्तार से इसके बारे में हम सबके सामने विषय रखा। 1857 में जब ब्रिटिश पहली बार जब भारत में एस्टेब्लिश हुए, और एस्टेब्लिश होने के साथ ही उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया था कि भारत में यदि सत्ता को बनाए रखना है तो केवल दमन और तलवार की ताकत के आधार पर भारत में सत्ता बनाई नहीं रखी जा सके। हमको भारतीयों का सहयोग लेकर के ही भारत में अपनी सत्ता को बनाए रखने का विधान करना पड़ेगा। और इस व्यवस्था के चलते उन्होंने जिस तरह की शुरुआत की, उस शुरुआत के चलते हुए इस तरह के सदन की परंपरा पर जो है वो हमारे यहाँ प्रारंभ हुई। आरंभ के काल में निश्चित रूप से हम सब जानते हैं कि ऐसे लोग जो ब्रिटिशर्स की सत्ता को और अधिक ताकत बनाए रखने के लिए जिनकी उपयोगिता हो सकती थी, ऐसे लोगों को यहाँ नामित किया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सुधार हुए और कालांतर में चुन करके प्रतिनिधि आने की व्यवस्था जब प्रारंभ हुई, उसके चलते हुए यहाँ इस सदन में ऐसे अनेक लोगों का पदार्पण हुआ जिन्होंने आज़ादी की उस अग्निशिखा को और अधिक प्रदीप्त करने के लिए अपना योगदान किया। इस परिप्रेक्ष्य में माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे चर्चा करने के लिए कुछ इतिहास के पन्ने खंगालने की अनुमति चाहता हूँ। ब्रिटिश सरकार ने 1858 भारत सरकार अधिनियम के बाद में गवर्नर जनरल काउंसिल जब निर्माण किया,
उस जनरल काउंसिल में 1861 से लेकर के, जैसा मैंने कहा, अनेक ऐसे प्रतिनिधि जो राजा थे, महाराजा थे, श्रेष्ठी जन थे, ऐसे लोगों को जो ब्रिटिश सरकार के लिए जनता के साथ में संवाद करने और उनकी व्यवस्थाओं को नीचे तक सुचारू रूप से स्थापित हो सके, और जो प्रतिकार सामान्य मानवी कर रहा था उस प्रतिकार को डाइल्यूट करने के लिए, उसे निर्मल बनाने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए, निर्बल बनाने के लिए जो है उस व्यवस्था का उपयोग किया था। लेकिन तब से लेकर के 1947 तक ये सदन, जिसे विभिन्न नामों से पुकारा गया, और बदलते हुए परिदृश्य में धीरे धीरे ये सदन वहां से लेकर के आज़ादी के बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके बाद में आज वर्तमान की भारत की संसद का स्वरूप ले पाए। 1861 से 1891 तक जो नामित सदस्य थे, उन नामित सदस्यों के बारे में जैसा मैंने कहा कि हम कह सकते हैं कि वो शायद उस सोच के साथ में, जिस सोच के साथ में उन्हें इस सदन में नामित किया गया था, उसी के साथ में काम कर रहे थे। कुछ अपवादों के को यदि में छोड़ दें तो बाकी सब लोग केवल मोहरे के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन उसके बाद इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में उस समय में कुछ ऐसे लोगों का आगमन हुआ जिनके हृदय में भारत माता के प्रति प्रेम था, और सामान्य भारतीय के जो है भारत के पराधीन होने के चलते हुए उनके प्रति दर्द और पीड़ा भी थी। ऐसे लोगों में से जिन्होंने इस असेंबली के कामकाज को अपने व्यक्तित्व से, अपने पुरुषार्थ से और अधिक सार्थक बनाया, इसमें महान समाज सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, जो मुंबई के पहले म्युनिसिपल कमिश्नर रहे, ऐसे सर PS मेहता मुंबई, जिन्होंने मुंबई क्रॉनिकल की स्थापना की थी। इसके अतिरिक्त तो बंगलार बाघ, बंगाल के टाइगर के नाम से प्रसिद्ध हुए महान गणितज्ञ और कोलकाता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति आशुतोष मुखर्जी, रासबिहारी घोष जैसे अनेक ऐसे लोग थे जिनके साक्षात्कार का इस सदन ने सम्मान हासिल किया है। 1892 के सुधारों के बाद में भारतीय नेताओं ने जब इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब आने की व्यवस्था प्रारंभ हुई, तब भारतीय सदस्यों ने साहस के साथ में व्यवस्था के विरोध में प्रश्न खड़े करने शुरू किए थे। और उनमें उस समय के सदस्यों के देखें तो अधिकतम लोग उसमें से जो थे वो वकील थे, पढ़े लिखे ऐसे लोग थे जो किसी विश्वविद्यालय के कुलपति या विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। और उसके बाद में मिंटो मार्ले सुधारों के बाद 1909 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में जब भारत के चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या 60 हो गई थी, तब उस कुल 60 संख्या हो गई थी, उसमें से 27 प्रतिनिधि जो चुन करके आते थे। और उस समय में इस सदन को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। एक अपर हाउस था जिसे केंद्रीय विधानसभा कहा गया, और दूसरा स्टेट काउंसिल था। पहले विश्व युद्ध में जब भारत के लोगों ने विश्व युद्ध में बहुत बड़ा योगदान किया, अभी हम जब चर्चा कर रहे थे तब चर्चा में कि महात्मा गांधी जी ने, जब उस समय के वायसराय ने महात्मा गांधी जी को भारत का सहयोग मांगने के लिए आमंत्रित किया था इस सदन में सभा बुलाकर। आप कल्पना करके देखिए, पूरा विश्व जब युद्ध के कगार पे था, तब उस युद्ध में भी शायद हम में से बहुत सारे लोग भी नहीं जानते होंगे कि उस युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका और सबसे बड़ी संख्या अगर किसी एक देश से आई थी, वो हमारे इस भारत के भारतवासियों की संख्या उस सदन में जब चर्चा हुई थी उसके बाद में गई। और उसके बाद अंग्रेजों की विजय के बाद 1919 में जब अंग्रेजों ने चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स किए और उसमें अध्यक्ष को निर्वाचित करने का प्रावधान हुआ, और उसी समय 1919 में उस एक्ट के बाद में 1921 में यह तय हो गया था कि 4 साल बाद में चुनाव होंगे। उसकी तिथि तय हो गई थी, और उस 1924 में उस चुनाव में जब सरदार विट्ठल भाई पटेल उस सदन के अध्यक्ष के रूप में पहली बार नामित हुए, आज हम उस पवित्र दिन को 100 साल पूरे होने की स्मृति में हम सब लोग यहाँ एकत्रित आए। विट्ठल भाई पटेल के बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में मोहम्मद याकूब, सर इब्राहिम रहीमतुल, सर रामास्वामी, षणमुखम शेट्टी, सर अब्दुल रहीम, गणेश वासुदेव मावलंकर इत्यादि अनेक लोगों का मार्गदर्शन अध्यक्ष के नाते इस सदन को प्राप्त हुआ। इसी तरह से सर विट्ठल भाई पटेल साहब से पहले, उनके पहले के कालखंड में जो उपाध्यक्ष थे आदरणीय श्री सच्चिदानंद सिन्हा जी, उनके बाद में जमशेद जीजी भाई, टी रंगाचारी, मोहम्मद याकूब, हरि सिंह गौर, R.K. षणमुखम चेट्टी, अब्दुल मतील चौधरी, अखिल चंद्र दत्ता, मोहम्मद यामिद खान आदि सदन के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित करते रहे। और इसी क्रम में एक बहुत उल्लेखनीय नाम
आदरणीय स्वर्गीय हरि सिंह गौर साहब का भी था, जो बाद में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति बने। ये मानना होगा कि इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत के कई सदनों में, भारत के कई सांसदों ने, उस समय के सदस्यों ने बहुत सारे बिलों और अधिनियमों का उम्दा हस्तक्षेप से प्रभावित भी किया, उनमें परिवर्तन कराने में भी सफलता की। और ऐसे सारे बिल जो उस समय में भारत के और भारतीयों के विरोधी हो सकते थे, साहस के साथ में लगातार उसका विरोध करते हुए कई वर्ष शायद लगे होंगे, लेकिन अनुकूल परिस्थिति आने पर उनको उस व्यवस्था को, उन बिलों को, उस कानून को समाप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। ये वे लोग भारत में थोपी जा रही शिक्षा नीति के आलोचक थे, देश में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की मांग करते थे, और उसके साथ साथ में उन्होंने बंगाल विभाजन पर 1905 में बड़े करारे सवाल इस सदन में उठाए थे। भारतीय विश्वविद्यालय बिल का इसी सदन में विरोध हुआ, जिसके चलते हुए उस बिल को ड्रॉप करना पड़ा था। अब मैं रॉलेट एक्ट की चर्चा करना चाहता हूं। आप जानते हो कि इसका संबंध जलियांवाला बाग नरसंहार से। रॉलेट एक्ट जब 1919 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में रॉलेट एक्ट लाया गया, ठीक उसी तरह की परिस्थिति थी जैसी आज के जो है सदनों में हम देखते हैं। भारत वंश के सारे सदस्य एक साथ एकत्रित होकर के एक स्वर में उस काले कानून का विरोध कर रहे थे, जिस काले कानून में किसी भी अपराध की सूचना दिए बिना किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। न केवल गिरफ्तार किया जा सकता था, अपितु उस एक्ट के माध्यम से विधान किया गया था कि उसमें बिना जजेस के, बिना जूरी के उनके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता। कल्पना करके देखिए कि एक ऐसा कानून जिसके तहत ऐसे गिरफ्तार किए गए राष्ट्रभक्त लोगों को कि उनकी सुनवाई करने के लिए कोई मैजिस्ट्रेट या जज भी नहीं होगा, न कोई जूरी होगी, केवल वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद के तहत कैमरा के सामने उनकी जो है वो उनके अगेंस्ट में जो सुनवाई होनी है वो सुनवाई होगी, और उसके बाद में उनको सजा दे दी जाएगी। और उस जो सजा उस समय मुकर्रर की जाएगी, उस सजा का किसी भी हाई कोर्ट में जाकर के अपील नहीं हो सकती। और इसके साथ साथ में उसमें प्रेस की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था। देश के सारे भारतीय सदस्यों ने उस समय उसके विरोध में वोट दिया। मदन मोहन मालवीय जी, मजरुल हक और अन्य ने उसके विरोध में इस परिषद से इस्तीफा सौंप दिया, और वो रॉलेट एक्ट को मौलिक अधिकारों के विरोध में मानते हुए, उसका उल्लंघन करता मानते हुए जब चर्चा हो रही थी, तब एकमात्र उदाहरण इस इतिहास में है कि इस सदन में दर्शक दीर्घा में जहां लोग आज बैठ कर के आके देखते हैं, उस दर्शक दीर्घा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी स्वयं उपस्थित होकर के उस चर्चा को सुन रहे थे। और उस पूरी चर्चा के समय व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर के उन्होंने, भारत के सदस्यों ने जिस तरह से उसका विरोध किया था, उस विरोध को खुद साक्षी भाव से देखा, और उसी से प्रेरित होकर के, उसी से पीड़ित होकर के मैं कहूं कि उन्होंने असहयोग आंदोलन देश भर में इसका सूत्रपात किया, और जो असहयोग आंदोलन अंततः पूर्ण स्वराज्य की भावना की ओर लेकर के गया। 1925 से 29 के बीच में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में भारत में देश भर में कैद, ऐसे राजनीतिक कैदियों की रिहाई और दमनकारी कानूनों को रद्द करने के साथ साथ में साइमन कमीशन का भी जमकर विरोध इन्होंने देखा। 16 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन की इस सेंट्रल असेंबली में, इसी भवन में औपचारिक तौर पर निंदा की गई, और इस बहस को देखने के लिए जब भीड़ भरी हुई थी, तब 145 में से 134 सदस्य यहां मौजूद थे। और आप सबको, सिर्फ आप सबकी जानकारी के लिए मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि उस समय वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत, तत्कालीन सिंध जो भारत का हिस्सा था, उससे सदस्य हरचंद्री विंशीदास जी, जो बहुत बीमार थे, और जब उनको सूचना मिली कि सदन का सत्र आहूत हो रहा है और साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय हुआ है, और सभी के इनकार करने के बाद भी वो हॉस्पिटल से छोड़ करके खुद आए, और कराची से दिल्ली पहुंचने से पहले रास्ते में उनका दुखद निधन हो गया। विठल भाई पटेल ने साइमन कमीशन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, और भारतीय सदस्यों ने इस कमीशन का विरोध इसलिए किया था कि इस कमीशन में कोई भी भारतीय नहीं था, और जिसको उस समय के नेतृत्व ने इस तरह से स्वीकार किया था कि ये भारतीयों के प्रतिनिधित्व और उनकी आकांक्षाओं की अनदेखी होगी। और इस विरोध के चलते हुए देश भर में साइमन गो बैक के नारे गूंजे थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विठल भाई पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय,
लाला लाजपत राय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सच्चिदानंद सिन्हा, हरि सिंह गौर, तेज बहादुर सप्रू, घनश्याम दास बिड़ला और गोविंद वल्लभ पंत जैसे प्रखर भारतीय नेता थे। ये सब भारतीय हितों के लिए एक तरफ सदन में लगातार सक्रिय थे, वहीं दूसरी तरफ अपने व्यक्तिगत जीवन और कर्म क्षेत्र में वो एक आजादी के आंदोलन का सूत्रपात करने के लिए, नेतृत्व करने के लिए जन जागरण कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ इनमें से अनेक लोग समाज में व्याप्त कुरीतियों के समाधान के लिए काम कर रहे थे, दूसरी तरफ समाज में शिक्षा के प्रसार के लिए काम कर रहे थे, समाज को, अपने देश के लोगों को अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता के आंदोलन के साथ में जोड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। और उसके बाद सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कुल सदस्य थे, उन सारे सदस्यों में जो आरक्षण की व्यवस्था उस समय की गई थी, मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए और अन्य समुदायों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी, उस व्यवस्था का सूत्रपात भी इसी असेंबली के साथ में हुआ था। मित्रों, हम सब जानते हैं कि यह असेंबली भारत में स्वशासन की दिशा में पहला कदम थी और इसके साथ साथ में इसकी शक्तियां सीमित होने के बावजूद भी, वायसराय और गवर्नर जनरल को वीटो का अधिकार होने के बावजूद भी, इस सदन में बैठने वाले हमारे महान नेताओं ने अपने पुरुषार्थ के आधार पर, अपने व्यक्तित्व और चरित्र के आधार पर ऐसे अनेक महत्वपूर्ण विषय, जिसमें रक्षा, विदेशी मामले और वित्त, जिन पर इस असेंबली का कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन उन निर्णयों, उन विषयों को भी अपने स्वरूप से प्रभावित करने में सफलता प्राप्त की थी। ये मंच भारतीय नेताओं मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और विट्ठल भाई पटेल जैसे दिग्गजों ने अपनी आवाज उठा करके ऐसे सारे विषयों को भी भारत के हित में जो है परिवर्तित करने और भारत के हित में प्रभावित करने में सफलता प्राप्त की थी। आदरणीय विट्ठल भाई पटेल ने अपनी निष्पक्षता और दृढ़ता से यह सुनिश्चित किया था कि भारतीय नेताओं की आवाज को दबाया न जा सके और उसके साथ साथ उनके कार्यकाल में इस ब्रिटिश असेंबली में अनेक बार ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई, न केवल सदस्यों के द्वारा चुनौती दी गई। शायद ऐसा अनुपम दृश्य कभी कहीं नहीं हुआ होगा कि इवन चेयर ने जो है खुद बैठ करके ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने का काम किया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि सदन की कार्रवाई लोकतांत्रिक ढंग से चलनी चाहिए। उनके कार्यकाल में भारतीय सदस्यों ने शिक्षा, श्रमिक अधिकारों और किसान की समस्याओं और आर्थिक स्वावलंबन से जुड़े हुए विषयों पर बात की। इसी के साथ साथ उन्होंने अध्यक्षीय निष्पक्षता का मानक स्थापित किया, जिसकी चर्चा सुबह विस्तार से सम्माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में की थी और जिसका पालन आज भी भारत की संसदीय परंपरा में किया जाता है। उनके कार्यशाला ने भारतीय लोकतंत्र में स्पीकर की गरिमा और स्वतंत्रता की परंपरा का विधान किया था। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अपने कार्यकाल के दौरान विट्ठल भाई पटेल ने अनेक कानूनों और नीतियों पर चर्चा की, कुछ को पारित किया, जिनके उदाहरण के रूप में प्रेस की स्वतंत्रता पर लगाए गए प्रतिबंधों के खिलाफ आवाज उठाई गई। प्रेस एक्ट जो 1910 में पारित हुआ था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त कर दी गई थी, उसके खिलाफ 1922 में वह वापस सुनवाई करके उसको समाप्त इसी सदन में विट्ठल भाई पटेल साहब के नेतृत्व में किया गया था। असेंबली में स्वदेशी के आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए, जिसकी चर्चा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल लाल किले से के प्राचीर से की है, उसकी महत्ता को समझते हुए अनेक प्रस्ताव लाए गए थे और भारतीय नेताओं ने उस समय इस महान सदन में बैठकर सदन के स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग और ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार की मांग की थी, जो राष्ट्रीय जागरण का एक बड़ा हिस्सा बने थे। असेंबली में श्रमिकों और किसानों के अधिकारों पर भी चर्चा हुई। इसी के क्रम में हमारे महान नेता दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, तिलक, नेहरू, चित्तरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सुभाष चंद्र बोस, इन सब ने इस सदन के भीतर बैठ करके एक तरफ औपनिवेशिक नीतियों को चुनौती दी, वहीं दूसरी तरफ इसी सदन से बाहर निकल करके उन्होंने राष्ट्र जागरण का काम भी किया। दादा भाई नौरोजी ने यहाँ ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिस तरह से अंग्रेज भारत से संपदा को लूट करके लेके जा रहे थे, जिस तरीके से लेकर के जा रहे थे, उस ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत उठाया और साथ साथ में भारतीय अर्थव्यवस्था की लूट का पर्दाफाश इस महान सदन में किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वशासन और प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित हो, इसके लिए इस सदन में निरंतर संघर्ष किया। मदन मोहन मालवीय ने और लाला लाजपत राय ने शिक्षा और समाज सुधार के मुद्दे इस सदन में और सदन के बाहर भी उठाए।
मोतीलाल नेहरू ने विधानमंडल को संपूर्ण स्वराज्य की मांग का मंच बना दिया था। इसके अतिरिक्त बाल, पाल, लाल तिलक, नौरोजी, एनी बेसेंट जैसे अनेक विचारक, सुधारक और राष्ट्रभक्त लोगों ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से न केवल समाज को नई राह दिखाई, अपितु स्वतंत्रता की उस अग्निशिखा को भी प्रदीप्त करने का काम किया। अपने बात को विराम देने से पहले मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण अध्याय है और इसने भारत के अनेक नेताओं को एक ऐसा मंच प्रदान किया था जिससे वो ब्रिटिश सत्ता के औपनिवेशिक कानूनों का विरोध कर सकें और उसके साथ साथ में उनको चुनौती दे सकें। ऐसे महान सदन में आज हम सब बैठ करके उन महान आत्माओं का स्मरण कर रहे हैं। संक्षेप में यदि मैं बात करूं तो प्री इंडिपेंडेंस समय में केंद्रीय विधानमंडल में राष्ट्रवादी नेताओं की दो तरह की भूमिका थी। एक रेजिस्टेंस की भूमिका, प्रतिरोध की भूमिका, जहां हर बैठक को स्वतंत्रता की लड़ाई का अखाड़ा बनाना था। वहीं दूसरी तरफ रिफॉर्म की भूमिका थी, जहां सीमित अधिकारों के बावजूद भी सुधार के लिए बिना दबाव में आए भारत के हितों के लिए, भारत की लोकतांत्रिक संस्कृति को विकसित करने के लिए काम करना था। आज जब हम पीछे मुड़ करके देखते हैं तो इन नेताओं के त्याग, इनके सामर्थ्य, इनकी दूरदृष्टि को नमन करना चाहिए कि उन्होंने हमको ये सिखाए कि संस्थाएं चाहे कितनी भी सीमित क्यों न हो, लेकिन उन संस्थाओं में बैठा हुआ दूरदर्शी नेतृत्व उनको स्वतंत्रता और न्याय के हथियार में बदल सकता है। आज हम अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत की बात करते हैं तो हम उन नेताओं और उन संघर्षों को हमें स्मरण करना चाहिए जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। हमारा कर्तव्य है कि हम उन विरासत को संरक्षित करें और इसे भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाएं। मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि हम सब एकजुट होकर के अपनी सांस्कृतिक धरोहर को और अधिक मजबूत करें और एक ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए जो अपने ऐतिहासिक गौरव और सांस्कृतिक विविधता पर गर्व करता हो, ऐसी सारी पुण्यात्माओं से जिन्होंने उन विपरीत परिस्थितियों और चुनौतियों में संघर्ष करते हुए इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए इस सदन को एक हथियार के रूप में उपयोग लिया था। आज भारत में जो संसदीय मानक जो बने हुए हैं उनको स्थापित है, उन सबको स्थापित करने की परंपरा अपनी कुशलता से, अपने अनुभव से और अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से जो छोड़ी थी, आज भी हम उनका पालन कर रहे हैं। ऐसे समय में जब आज हमारा देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के रास्ते पर हैं, ऐसे में निश्चित रूप से ऐसे सारे पुण्यात्माओं का स्मरण करना हमको एक नई ऊर्जा और प्रेरणा देने के साथ साथ में हम सबको और अधिक गति के साथ में काम करने के लिए प्रेरित भी करता है। माननीय अध्यक्ष जी ने इस विषय पर ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब देश परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है इस सम्मेलन को आयोजित किया। मैं इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी का हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए, इनका अभिनंदन करते हुए, मुझे इस गरिमामयी सदन में आकर के इसके रोमांच को अनुभव करने का, जो शायद मुझे कभी नहीं मिल सकता था, उसका अनुभव करने का अवसर प्रदान किया, दर्शन करने का अनुभव प्रदान किया, आप सबसे चर्चा करने का अनुभव प्रदान किया, उसके लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद करते हुए आप सबका पुनः अभिवादन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी का हृदयपूर्वक अभिनंदन।